हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक नए टेस्ट को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं और इसमें आप सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने इस टेस्ट में कमी की है, जो मैंने इस टेस्ट में अच्छा किया है, क्या मैंने इम्प्रूव किया है, सभी चीज़ों को हमने डिस्कस करूँगा। और यकीनन अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर भी अभी भी कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अगर आप ग्रुप डी की रियल में तैयारी कर रहे हैं, आपको ग्रुप डी की जॉब लेनी है तो आपको टेस्ट देना होगा। जिससे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको फ़ायदे ये होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट, यानी आपको पता चलता है कि आप पूरे पेपर को कितने टाइम में कर सकते हैं। आपको दूसरी चीज़ दोस्तों, आपका वीकनेस, आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन आपका थोड़ा सा अच्छा है, किस पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, किस पे आपको उतना ध्यान नहीं देना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होते हैं दोस्तों। तो मैं इसीलिए आपको अपनी जो अनुभव है उसको आपके सामने मैं साझा करता हूँ। इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो मैंने इसमें क्या किया है, आपको पता है दोस्तों कि इसमें मैं टोटल टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं और इसमें मैंने टोटल 100 में 87 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। और इसमें जो अगर आप देखें तो मेरा 80 क्वेश्चन क्या है, राइट है, और जो 7 क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। बाकी 13 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने उसको छोड़ दिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर आप देखें तो इस पूरे टेस्ट को अभी तक जितने बच्चों ने दिया था उसमें 27,566 बच्चे अभी तक इन टेस्ट को दिए हैं। जिसमें अगर मैं अपने रैंक की बात करूं तो मेरा रैंक 321 है, आप देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ की, तो मैं ओबीसी से आता हूँ और ओबीसी का कट ऑफ क्या है दोस्तों, 53 से 57 है। और मेरा जो फाइनल जो मेरा रैंक नंबर है वो है 77.69। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो मेरी जो एक्यूरेसी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप यकीनन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए मैथ्स मार्क वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आजकल कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है मैथ्स मार्क तो होगा ही होगा। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है वो 92.68 है। और अगर बात करें ऑरेंज स्कोर की तो आप देख सकते हैं दोस्तों 54.37 का है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। अब दोस्तों आगे हम आते हैं अपने जो टेस्ट क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या मैंने कमी की है, किस पे मुझे अच्छा काम करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। इसको हम आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाएंगे, एक्सप्लेन भी आपके सामने करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा पहला अगर क्वेश्चन आपको देखें दोस्तों तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, उस आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों से मतलब वर्गों के संबंध को बेहतर से रूप से प्रकट करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, तो आपको दोस्तों पता है सबसे पहले फूल आता है ना। फूल में आप पता है गुलाब भी क्या एक फूल है और सूर्यमुखी भी एक फूल है। तो आपको पता है दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला ही क्या होगा आपका राइट होगा। दूसरा, एटीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो एटीपी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला दोस्तों मैथ से एक क्वेश्चन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों, 4 लड़के हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ए बी से 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, जो कह रहा है हम उसको कर देते हैं, ए बी से 2 गुना है। ठीक है, ओके। फिर बी सी बी का आधा है। ठीक है दोस्तों, सी बी का आधा है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर दोस्तों कह रहा है कि डी जो है बी से 20 के ग्राधिक है। ठीक है दोस्तों, डी जो है बी से 20 के ग्राधिक है। बी से 20 की ग्राधिक, यानी डी जो है बी से 20 की ग्राधिक है, प्लस हो गया। फिर डी ए से 20 की ग्रा हल्का है और डी ही जो है ए से 20 की ग्रा हल्का है। तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए थे, आपसे पूछा गया है कि डी का वजन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो इसको सबको हम एक वैल्यू के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको ए के रूप में कन्वर्ट कर लें तो अच्छा होगा, चाहे बी के रूप में कर लें तभी अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों डी का वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डी ए क्या है बी प्लस 20 और फिर दोस्तों ए माइनस 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप ए को क्या लिखिएगा दोस्तों, ए को आप लिखिएगा 2b। तो देखिए दोस्तों ए आपका हो गया b
और ये आपका 20 और ये आपका हो गया 2b माइनस 20। अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो b का वैल्यू निकल जाएगा 40। b का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपसे? 40 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, b का वैल्यू 40 जब आपको मिल गया तो आपसे क्या पूछा है? d का मान। तो d का मान यहाँ भर दीजिए। तो d की जगह क्या हो जाएगा? b की जगह क्या हो जाएगा? 40 और प्लस कितना दोस्तों? 20। 40 20 कितना हो जाता है? 60। यानी डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या देखा गया है, क्या दिया गया है, इसको समझते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाया, क्या दिख रहा है हमको? P से Q तक गया तो 1 जोड़ा, Q से X तक गया तो 2 जोड़ा, S से V तक गया तो 3 जोड़ा। अब आगे 4 जोड़ना चाहिए, तो 22 4 कितना हो गया? 26। और Z एक ही ऑप्शन में था इसलिए मैंने इसको राइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे आप इसको बोर्ड मास के नियम से आप कर सकते हैं सॉल्व इसमें, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होगा दोस्तों। लंबा चौड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं, हमको पता है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल से। जो दोस्तों एक डूरंड कप होता है, ठीक है दोस्तों, डूरंड कप, ये बैडमिंटन से होता है दोस्तों। ठीक है, डूरंड कप। और ये ध्यानचंद एक कप होता है दोस्तों, ये हॉकी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आपको। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो ये फिर मैथ से क्वेश्चन ही है। मैथ से क्वेश्चन क्या है? 2000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? अच्छा, समय आपसे पूछा गया दोस्तों। देखिए, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको कितना ब्याज चाहिए? 640। तो फार्मूला आप सीधे इसको अप्लाई कीजिए। ये आपका ब्याज हो गया, ये 100 हो गया, ये मूलधन हो गया। आपका मूलधन कितना है दोस्तों? 2000। आपका ये प्रतिशत हो गया। तो आप इसी को सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। ठीक है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका कथन और धारणा से क्वेश्चन है। इसमें क्या है? कोई भी मोर्चा हिंसक होने के बाद अपनी वैधता खो देता है। बिल्कुल। अब ये देखिए, धारणा क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए, मौन मोर्चा करने वाले के पास वैध कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर कोई मोर्चा कर रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण कोई आंदोलन तो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला तो क्या है? सही है बिल्कुल। दूसरा देखें आप, हिंसक बनने के बाद मोर्चा अपने मूल मुद्दे से दूसरी दिशा में चले जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो अभी हाल ही में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो फिर 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद इनका जो क्या होता है ना, कि इनको लोग, किसानों को लोग क्या देशद्रोही कह दे रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब मूल मुद्दा से भटक जाता है। तो जब भी कोई आंदोलन होता है, तो हिंसक अगर हो जाता है, तो उसका नाम दूसरा देने लगते हैं सब। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी बात, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कितने समय में 1000 रुपयों की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका एक ट्रिक हम बताते हैं आपको, याद रखिएगा। अगर बात करें वार्षिक धनराशि, तो यहाँ पर अगर देखें कि आपसे पूछा गया है कितना था पैसा? 1000, और फिर कितना हो गया? 1331। तो आप समझिए दोस्तों, आप अगर इसका वर्गमूल निकाल जाते, अगर इसका वर्गमूल निकलता तो 2 वर्ष। इसका घनमूल बन रहा है, तो घनमूल बन रहा है, तो यानी ये 10 का घन है और ये 11 का घन है, तो इसलिए 10 और 1 का रेशियो है ना। तो यानी इसका घन निकल रहा है ना, तीनों का घनमूल निकालेंगे आप। तो अगर घनमूल निकल जाता है तो यानी 3 वर्ष, वर्गमूल निकलता तो 2 वर्ष। तो ये आप इस लॉजिक को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, एक होता है ओलोरीकल्चर। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका? सब्जियों का। और एक होता है सेरीकल्चर। इसमें दोस्तों आपको किसका? रेशम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका एक होता है दोस्तों विटीकल्चर। विटीकल्चर का हम उपयोग अध्ययन करने के लिए करते हैं अंगूर का। एक होता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी का हम झीलों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है, एक होता है पेंट्रोलॉजी। पेंट्रोलॉजी में हम लोग दोस्तों पत्थरों का अध्ययन करते हैं, पहाड़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत सारे हैं जिनको अगर आप अध्ययन करते हैं, तो उस जिस माध्यम से अध्ययन करते हैं
उसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो एक लोहे की छड़ की अधिकतम लंबाई इतनी है, ठीक है, को एक घनाकार कमरे में रखा गया है। इस घन का आयतन क्या होगा दोस्तों? अगर कोई घनाकार कमरा है तो उसमें अधिकतम लंबाई का जो छड़ रखा जा सकता है वो रखा जा सकता है दोस्तों 3a के बराबर। किसके बराबर? 3a के बराबर, जहां एक घन की क्या होगी? भुजा होगी। तो एक किसके बराबर है? अधिकतम लंबाई छड़ का ए आपका बराबर हो गया ए किसके बराबर? 6 के। अब इसका आपको आयतन पूछा है तो 6 का क्यूब कर देंगे तो 216, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गया था कि यहाँ पर देखें तो को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। मतलब किसको सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसको सार्वजनिक धन का संरक्षण भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों CAG, और यह आर्टिकल CAG ये आर्टिकल 148 में आता है और इनका संबंध आर्टिकल 148 से है। और एक होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, इसको लेखा महानियंत्रक बोलते हैं। ये आर्टिकल आता है दोस्तों 76 में। ठीक है, तो याद रखिएगा CAG। इस समय वर्तमान में जो कैग हैं दोस्तों वो हैं के वेणुगोपाल राव। ठीक है दोस्तों, कौन है? कैग जो हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं के वेणुगोपाल राव हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरा मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने क्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका x स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में है तो 128 है ना, 128, और यहाँ पर क्या है 162 है। तो देखिए दोस्तों अगर 128 का आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। यहाँ से 2 बन गया। ठीक है, 2 निकल गया। यहाँ पर देखें तो 162, इसका आधा करेंगे तो 81 गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। अब सबका वर्गमूल निकालिए तो 64 का कितना होता है? 8 हो जाता है दोस्तों। फिर 81 का कितना होता है? 9 हो जाता है। फिर 4 का कितना हो जाएगा? 2। अब इसको हल कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 9 144, आपका जो आंसर बनेगा 144। ठीक है, और 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका कितना हो रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है दोस्तों? एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 144, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ रहा है दोस्तों 144। ठीक है, अब इसका आप क्या करिएगा? स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, तो मैं इस स्क्वायर रूट को ध्यान नहीं दिया था, इस वाले को सीधे 144 आंसर ले दिया था तो मेरा रॉन्ग हो गया था। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वायरस से बने होते हैं। देखिए दोस्तों वायरस जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने थे, ये हमको नहीं पता था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखें यहाँ पर ये मैथ से क्वेश्चन है। 24 छात्रों की एक कक्षा में महिलाओं का जो भाग है 1/4 है। ठीक है दोस्तों, यानी 24 छात्र हैं, एक कक्षा है, उसमें महिलाओं का भाग कितना है? 1/4 है। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, अगर 24 टोटल छात्र हैं तो इसमें 1/4 महिलाएं हैं, यानी ये 6 महिलाएं होंगी और 18 क्या होंगे? पुरुष होंगे। उनमें से 4 छात्रों को इस प्रकार निकाल दिया गया कि निकाले गए छात्र में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। अब समझिए दोस्तों 4 छात्रों को निकाला गया है तो मतलब बराबर बराबर निकाला गया होगा, तो यानी 2 पुरुष निकाले होंगे और 2 महिलाएं निकाले गए होंगी। सीधी सी बात है दोस्तों। अब पुरुष छात्रों के संबंध में निकाले गए पुरुषों की कुल संख्या का भाग क्या है? देखिए दोस्तों 2 पुरुष निकाले गए हैं। ठीक है, 2 पुरुष निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों टोटल पुरुष कितने थे? 18 थे। तो एक कितना भाग हुआ? 1/9। ठीक है दोस्तों, 18 में से 2 निकाल दिए थे, 1/9 भाग निकाल दिए गए। यहाँ पर भी दोस्तों किस मैथ से ही क्वेश्चन है। अनिल एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, सुनील अकेले 20 दिन में समान कार्य को पूरा कर सकता है। अब देखिए 2 लोग हैं, अनिल और सुनील। ठीक है, अनिल 30 दिन में करता है और सुनील जो है, अनिल जो है 30 दिन में करते हैं और सुनील जो है 20 दिन में करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है अनिल 18 दिनों के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर इनका एलसीएम लें तो आपको 60 मिलेगा। क्या मिलेगा? 60।
यानी ए एक दिन में कितना काम, 2 काम। अगर 30 से काटेंगे तो उनका काम निकलता है। एक दिन में कितना काम, तो 3 काम करेंगे। अब देखिए अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि अनिल 18 दिन काम किए, कोई बात नहीं। अगर अनिल 18 दिन काम किए हैं तो यानी कितना काम किए, एक दिन में 2 काम, तो यानी 36 काम क्या कर दिए, अनिल कर दिए, ठीक है। और शेष कार्य को सुनील द्वारा पूरा किया जाता है, यानी बचा कितना, तो आप देखेंगे 36 60 में जब 36 घटाएंगे ना 24 काम बचेगा। और इसको सुनील पूरा कर रहे हैं, तो सुनील कितना, तीन काम कर रहे हैं एक दिन में, यानी 8 दिन में क्या कर देंगे, इसको पूरा कर देंगे। तो यकीन है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों, परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक चाइल्ड ऑफ, अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोटॉन की खोज की थी ये गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम इनका किसने रखा था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया था और इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखने होनी चाहिए। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक आत्मकथा को किसने लिखा था, तो ये लिखा था प्रोफेसर के रामकृष्ण राव ने, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग अगर आपसे बात करें दोस्तों, तो जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो कितना होता है, तो 11.2 किमी/सेकेंड होता है। यानी पलायन वेग का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर किसी ग्रह से कोई वस्तु फेंका जाता है और पुनः इतने वेग से फेंका जाता है कि पुनः वह उस ग्रह पर वापस नहीं आ पाता है दोस्तों, तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रह का पलायन वेग बोलते हैं। तो यही बात है, अगर पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकी जा रही है और ऐसे फेंकी जा रही है कि 1 सेकंड में कितना दूर जा रही है, 11.2 किमी जा रही है, तो यकीनन वह वस्तु पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि यही इसका क्या है, पलायन वेग है। यानी पलायन का मतलब ही होता है भाग जाना है, यानी भाग जाना। तो अगर कोई वस्तु फेंका जा रहा है और वो पृथ्वी से भाग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, उस वेग को। अगर आपसे पूछ दे चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, तो ये लगभग 2.4 करके इसका पलायन वेग है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कितने आयत होंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितने आयत होंगे, ये इसमें 29 आयत होंगे, क्योंकि इसको गिनने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, चूँकि पूरा मानक पे तो है नहीं है, फिर भी आप चाहें तो गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको देख लीजिए गिन करके। वैसे अगर देखें दोस्तों तो एक ट्रिक है इसके लिए, इधर 1 2 फिर 2 3 जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 3, यानी 3 2 5 1 6 गुणे 3, यानी 18 तो दोस्तों ये हो गए, ठीक है दोस्तों, 18 ये हो गए। अभी बहुत सारे मतलब इसमें होंगे थोड़ा सा, ये यानी इस टोटल 29 हो रहे हैं दोस्तों। आप इसको आसानी से गिन लीजिएगा अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो, ठीक है। अब यहाँ देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आकृति को जब मोड़ा गया है, फिर उसको में छिद्र किया गया है, काटा गया है, तो फिर उसको जब खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप इसको यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो फिगर है, जब इसको आप यहाँ पर खोलेंगे, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ खोलेंगे तो ये वाला फिगर यहाँ बन जाएगा, फिर इसको यहाँ खोलेंगे तो ये वाला फिगर यहाँ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, और फिर ये वाला फिगर यहाँ बन जाएगा। मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें 4 बन रहे हैं, यही होगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये पूछा है एक छिपी हुई आकृति को आपको निकालना है, तो छिपी हुई आकृति कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सिंपल सी देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या ढूंढना है, इस तरह का आकृति। तो इसमें तो कहीं उस तरह का आकृति तो दिख नहीं रहा है, इसमें ये वाला पार्ट तो दिख रहा है लेकिन ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, नीचे वाला, तो किसी में भी नीचे वाला पार्ट नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप देखिए अगर, तो इसमें ये वाला पार्ट यहाँ पर है और ये वाला पार्ट यहाँ पर है और ये वाला आकृति यहाँ पर बन जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखें दोस्तों, इनमें से कौन सा धातु है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ सल्फर भी क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन गैस है तो वो भी अधातु है, जितने भी गैसें होते हैं सब अधातु होते हैं। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, अधातु है, ठीक है दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बार बार कि जो आवर्त सारणी आपकी है, उस आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं, तो उपधातु अगर बात करें दोस्तों, तो ये ना ही धातु होते हैं और ना ही अधातु, इसमें दोनों का गुण होता है, ठीक है। तो
आवर्त सारणी में 7 उपधातु हैं। कितने उपधातु हैं? 7 उपधातु। इसमें जो आप बात करें सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है दोस्तों, पोलोनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या है? अधातु हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 150 किमी की दूरी तय करने के लिए ए और बी दो व्यक्ति का समय का अनुपात जो है 3 और 5 है। अच्छा, यदि इसी दूरी को तय करने में ए को 2 घंटा कम लगते हैं तब एक ही किमी प्रति घंटा की गति क्या है? आप समझिए दोस्तों बात। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जाहिर सी बात है, देखें इनके जो लिए गए समय हैं वो कितने? 3 और 5 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम बात करें ए 3 घंटा लिया है तो बी 5 घंटा लेगा, यानी बी 2 कम ले रहा है ना। 2 किसके बराबर हो गया? आप साफ साफ क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 2 कम, देखिए रेशियो में 2 कम है तो 2 किसके बराबर हो गया? 2 घंटा ही कम है, यानी ए किसके बराबर हो गया? 1 बराबर हो गया। मतलब दोस्तों ए जो है 150 किमी दूरी तय करने के लिए कितना घंटा ले रहा है? 3 घंटा। जब आप 150 में से 3 घंटे से भाग कर देंगे तो 3 पचे कितना? 15, यानी ए की जो स्पीड हो जाएगी दोस्तों 50 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो क्वेश्चन में क्या है? ए इसको 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। तो जब इसको आप 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कुछ आकृति ये वाला ऐसे बन जाएगा और ये वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें एक सरल रेखा 2x - 3y बराबर 6 वाई अक्ष को किस बिंदु पे काटेगी? दोस्तों अगर कोई रेखा वाई अक्ष को काटती है, ठीक है दोस्तों, किसको? वाई अक्ष को काटती है, तो इसका मतलब है कि जिस बिंदु पे वाई अक्ष को काटेगी वहाँ x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गए क्योंकि x का वैल्यू 0 नहीं है, तो बचा ये दोनों ऑप्शन। तो इसमें हम चेक करेंगे, जब x का वैल्यू इसमें आप 0 रखिएगा दोस्तों तो y का वैल्यू ये 0 हो गया, -3y बराबर कितना आ गया? 6, यानी y का वैल्यू कितना निकलेगा? 2, यानी 0 - 2 आपका क्या होगा? आंसर होगा। अमाशय रस में कौन सा कीटोन मौजूद होता है? तो दोस्तों अमाशन में जो अमाशय होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है? पेप्सिन होती है। क्या होती है? पेप्सिन। ठीक है, देखिए दोस्तों अमाशय जो होता है एक थैलीनुमा क्या होता है? संरचना होता है। ठीक है दोस्तों, अमाशय क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसके दीवारों पर एक ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है जो गैस्ट्रिक अम्ल को उत्सर्जित करती हैं, स्रावित करती हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रिक अम्ल को क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको दोस्तों याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता, मीता और सीता की आयु क्रमशः 6, 4, 7 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 34 वर्ष है तो मीता की आयु क्या होगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब इन दोनों सबको जोड़ेंगे आप तो क्या हो रहा है? 17 हो रहा है, 17 है ना, 17 दूना क्या? 34, यानी 1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया, है ना दोस्तों। तो जब 1 2 के बराबर हो गया तो आपसे पूछा किसका आयु है? मीता का, और मीता कौन है? 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन की संयोजकता कितनी है दोस्तों? तो ब्रोमीन की संयोजकता जो होती है दोस्तों ये -1 होती है। क्या होती है दोस्तों? -1 होती है ब्रोमीन की संयोजकता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें दोस्तों तो यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में RAG को 52 के रूप में लिखा जाता है तो MUG को कितना लिखा जाएगा? तो दोस्तों सिंपल सी बात अगर देखें दोस्तों तो सबको अगर आप जोड़ें 18 1, देखिए दोस्तों 18 1 19, 19 7 कितना हो गया? 26, और 26 का दूना कर दीजिए तो 52। इसी तरह आप जब इसको जोड़ेंगे आप तो 10 और 21 31, और 31 और 7 कितना हो जाएगा? 38, और 38 दूना क्या हो जाएगा? 76 आपका राइट आंसर। घनत्व की SI इकाई पूछा गया है दोस्तों आपसे, तो घनत्व की जो SI इकाई होती है वो क्या होता है? देखिए घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का इकाई क्या होता है? किलोग्राम होता है, आयतन का मीटर क्यू, है ना, तो किग्रा प्रति मीटर क्यू इसका होगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ एम्पियर की, तो आपको पता है एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा का इकाई है। केल्विन किसका है दोस्तों? ताप का है। और ये आपका दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये दोस्तों दाब का है। किसका? दाब। ठीक है, दाब का वैसे पास्कल,
भी होता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों देखिए, जिसका जो क्या है ना, द्रव्यमान कम होगा, है ना, जिसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी दोस्तों, अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो गामा किरणों की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होता है, ठीक है। और इसकी जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका वेधन क्षमता भी क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर आपसे पूछते दोस्तों अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें में किसकी क्षमता अधिक है, वेधन क्षमता किसकी अधिक है, तो जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी वेधन क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब 18, 12 और 15 का महत्तम समाप्त। तो ये तो दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर कोई वस्तु स्थित है ना, तो उसमें जो ऊर्जा होता है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में, अगर कोई वस्तु छत पे आपने रखा हुआ है तो उसमें ऊर्जा है, और उस छत पे उसमें ऊर्जा कौन सी है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो कोई वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जब आपस में मिलाएंगे तो उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ गए होंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों तो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पर देखिए, अगर तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर साइन ए और फिर साइन स्क्वायर बी है और a प्लस बी क्या है दोस्तों, 90 अंश है, ठीक है दोस्तों। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 है और यहाँ पर साइन स्क्वायर 80 है, दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 90। इसका मान कितना हो गया दोस्तों, 1। साइन स्क्वायर 20 है, साइन स्क्वायर 30 है, सॉरी साइन स्क्वायर 70 है, इसका कितना मान हो गया दोस्तों, 90। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। फिर साइन स्क्वायर 70 है और साइन स्क्वायर 20 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, साइन स्क्वायर 60 है और साइन स्क्वायर 30 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 1। यानी कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1 किसके बराबर हो गया दोस्तों, 3 के बराबर हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखें अगर दोस्तों, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों भाग जो 3 है ना दोस्तों, इसमें क्या है, आपको मौलिक अधिकारों की सूची भाग 3 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो अगर भाग 4 की बात करें तो इसमें आपको मूल कर्तव्य मिलते हैं और इसी में आपको नीति निर्देशक सिद्धांत भी मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भाग 1 में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा नागरिकता। क्या मिलेगा दोस्तों, नागरिकता मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। और यहाँ पर देखें तो आगे देखते हैं दोस्तों, कथन आपसे दिया गया है, सब्सिडी वाले के साथ गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर भी सस्ते हो गए हैं। तो दोस्तों यानी आप अगर बात करें तो सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो सस्ता तो था पहले, लेकिन अब फिर भी महंगा हो गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब्सिडी बहुत कम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें, छोड़िए उसकी बात, यहाँ पर देखिए एलपीजी सिलेंडर अब सस्ते हो गए, मतलब जो सब्सिडी वाला सिलेंडर था और जो गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर है, ये अब जो गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो भी सस्ता हो गया है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रत्येक एलपीजी उपभोक्ता अब पहले की तुलना में कम कीमत पर सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सही है, अगर सस्ता हुआ है, ठीक है दोस्तों, अगर सस्ता हुआ है तो हम लाभ उठाएंगे ना अब सस्ते का, ठीक है। अगर दूसरी बात करें तो सब्सिडी वाले उपभोक्ता को अब उनके खातों में कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक कहीं पर कथन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्या हो जाएगा, राइट, रॉन्ग हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, राइट। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो देखिए दोस्तों, जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो और ये पहला क्या है दोस्तों, टीका था, पेनिसिलिन जो था, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों कि विलियम हार्वे हैं, ठीक है, ये
विलियम हार्वन जो है रक्त परिसंचरण की खोज किया था, ठीक है दोस्तों, यानी जो बीपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वन ने किया था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, किस मात्रा की माप प्रकाश वर्ष में की जाती है? तो दोस्तों देखिए, ये लगता है प्रकाश वर्ष जैसे हमको लगता है समय की मापता है, लेकिन ये दोस्तों दूरी की माप है, ठीक है। अभी प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? जो प्रकाश है ना, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष है। अगर बात करें दोस्तों समय है तो इसका मात्रक जो होता है सेकेंड होता है, लंबाई की मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो निम्न प्रश्न में वह विकल्प चुनिए जो शेष 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको नहीं पता था। देखिए ये जो भिन्न है कौन है, तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो ये जो सिंबल है पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, इसका सिंबल ए है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का सिंबल ए है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन का सिंबल है वो ए नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। शेर का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पैंथेरा लियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पैंथेरा लियो, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं बाघ का दे सकते हैं पैंथेरा टिगरिस है, तेंदुओं का पैंथेरा पार्डस है, बिल्ली का फेलिस कैटस है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों काउंटिंग करनी है त्रिभुज की। तो आपको पता है दोस्तों इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 दूना 8 त्रिभुज तो इसमें हो गए, है ना। 4 दूना 8 त्रिभुज कितना हो गया? इसमें हो गए। फिर दोस्तों इसको आप देखें अगर, तो 1 2 और 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए। 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। अब एक बात ध्यान से अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ए वाला जो फिगर है, ए वाला एक क्या हो गया? 11 1 12 हो गया। फिर ए वाला फिगर क्या हो गया? 12 1 13 हो गया। तो यहाँ से 13 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ देखिए ये 13 कितना हो गया? 14 हो गया। और ए वाला दोस्तों अगर ए वाला देखें आप, तो ए वाला फिगर ये 14 कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ से 15 त्रिभुज आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है? सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप इसमें क्या किया गया है, इनको सबको जोड़ा गया है। 5 2 7 9 7 16, इसी तरह 6 2 8 और 8 4 क्या हो जाएगा? 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? परिवेश अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 10 किमी चलता है। अब वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है। और देखिए दोस्तों समझिए बात को, ये फिगर जब इसका हम बनाएंगे तो परवेज अपने घर से चलना शुरू करता है, अच्छा, और उत्तर दिशा में चलता है, बिल्कुल। तो यानी ये उत्तर दिशा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे परवेज चल रहा है। उसके बाद दोस्तों जब ये 10 किमी चलता है, ठीक है, 10 किमी चलता है, अब वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है। तो पश्चिम आपका दोस्तों ये हो गया। और ये 5 किमी चलता है, बिल्कुल सही, 5 किमी चल रहा है। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। तो दोस्तों दक्षिण ये हो गया। और अब ये क्या कर रहा है दोस्तों? अब ये 2 किमी चलता है, ठीक है, 2 किमी चलता है। और फिर देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ से यहाँ ये 10 किमी चला, ठीक है, 2 किमी। अब अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 5 किमी, मतलब पूर्व दिशा में चलता है, 5 किमी जाता है। यहाँ पर आ गया दोस्तों मतलब यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया 5 किमी चला, ठीक है दोस्तों। तो वह अपने घर से किस दिशा में है? तो दोस्तों ये अपना इसके घर यही है और फिर यहाँ पर है, तो किस दिशा में? उत्तर दिशा में ही तो है ना। ये उत्तर दिशा में चला तो वहीं पर तो है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और अच्छा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, 6 4 और 2 को जोड़ देना है, 6 हो गया, और 10 से गुणा कर देना है। इस तरह 3 2 5, 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। सल्फर की परमाणु संख्या क्या है? तो सल्फर का 16 है दोस्तों। सल्फर क्या होता है? 16। एक आपका हो जाता है दोस्तों, ये 20 जो है दोस्तों आपका कैल्शियम का होता है। आर्गन का जो होता है दोस्तों 18 होता है। ये आपका सल्फर का 16 हो गया। ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों? 8 होता है, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। 12 और 42 के बीच सभी पूर्णांकों का योग आपको बताना है, ठीक है। 12 और 42 के बीच में कितने पूर्णांक हैं सबका योग बताना है। कोई बात नहीं दोस्तों, कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ पर 12 और 42 के बीच, यानी 12 और 42 के बीच में क्या आ गया दोस्तों? 12 और 42 के बीच में आपको मिल जाएगा 12 और 42 के बीच में आपको ये 13 हो गया और ये 41 हो गया दोस्तों।
अब हम यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि एक समांतर श्रेणी के बारे में, उसको हम लगाएंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों इनमें कितने कितने पद हो रहे हैं। तो पद निकालने के लिए दोस्तों क्या कहता है, ये लास्ट और ये आपका फर्स्ट है, इसको माइनस करेंगे और बटे क्या करेंगे 2 करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। तो जब 41 में से 13 घटाएंगे आप तो दोस्तों क्या होगा, 41 में 13 घटाएंगे तो 28 हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है 28। 28 को जब 2 से भाग करेंगे तो 14 हो गया और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। अब दोस्तों योग निकालना है तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों n/2 यानी पदों की संख्या, यानी 15 निकल गया तो बटे 2 कर लीजिए और फिर फर्स्ट टर्म यानी 13 हो गया और लास्ट टर्म कितना हो गया दोस्तों 41 है ना। जब इनको आप जोड़िएगा दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 415 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ठंडा स्थान जो है दोस्तों वो द्रास है। क्या है दोस्तों, द्रास है। ये भारत का जो है सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगर देखें दोस्तों तो आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन तर्क था और मेरा एक गलत है। क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें तो तर्क क्या दिया जा रहा है, नहीं, छात्रों को छोटी से उम्र से ही परीक्षा देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना कि सही बात है दोस्तों, अगर छात्रों को हम छोटी सी उम्र में परीक्षा नहीं देंगे तो उन्हें कोई वैल्यू नहीं पता चलेगा कि पढ़ाई का वैल्यू क्या है, क्योंकि पढ़ाई का वैल्यू क्या है फिर वह मनमानी तरह से पढ़ेंगे वैसे, क्योंकि उनको पास और फेल होने का कोई डर तो रहेगा नहीं। तो इस तरह से ये जो तर्क एक है वो कहीं ना कहीं सही है। दूसरा कि हाँ, छात्रों को अपनी रचनात्मक रुचि का विश्लेषण करने और उसे पूरा करने का समय मिलेगा। देखिए दोस्तों, छात्रों के पास बहुत सारे समय हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई से ही या परीक्षा से ही उनके समय में क्या होगी पाबंदी हो जाएगी, समय कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ परीक्षा देने की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई भी उनकी रचनात्मक रुचि में के लिए समय नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनके पास बहुत सारे समय होते हैं और भी समय होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें रीजनिंग से क्वेश्चन ये भी है। एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए सुनीता अपने दोस्त से कहती है, यह मेरी बहन की सास के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। सुनीता लड़के से के साथ के संबंध। देखिए दोस्तों, अब फिर से ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो एक फोटोग्राफर की इशारा करते हुए सुनीता अपनी दोस्त से कहती है। ठीक है, ये सुनीता है और ये इसकी दोस्त है। ठीक है, दोस्त से कह रही है। ठीक है, सुनीता और इसका दोस्त है ना, इससे कह रही है यह मेरी बहन, और मतलब फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर है। ठीक है, कह रही है कि यह मेरी बहन यानी सुनीता की बहन की सास, यानी सुनीता के बहन की सास। ठीक है, यानी सुनीता की भी एक तरह से सास हो गई, सास के इकलौते बेटे यानी सुनीता का पति, यानी सास के इकलौते बेटे यानी सुनीता के बहन के पति, ठीक है, की पत्नी का बेटा है, मतलब खुद सुनीता की बहन का बेटा है। सुनीता लड़के के साथ कैसे संबंधित होगी, तो देखिए ये सुनीता का लड़का है तो सुनीता की बहन का लड़का है तो सुनीता का वह क्या होगा, सुनीता उसकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों तो शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। देखिए जब दोस्तों शॉर्ट सर्किट होती है कहीं कहीं तो क्या होता है, अचानक से धारा में तत्काल क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बहुत जल्दी धारा बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी उपकरण क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है 3 इसका राइट होगा। सेब से भरी 2 टोकरी की क्षमता 2 और 3 है। ठीक है दोस्तों, मतलब समझिए अगर पहले टोकरी में 2 आ रहा है तो दूसरे में 3 है ना। छोटी टोकरी में सेब की संख्या छोटी टोकरी में सेब की संख्या 1728 है। सेब की औसत संख्या बताइए। दोस्तों छोटी टोकरी में मतलब समझिए बात को, यानी छोटा टोकरी क्या है, 2 है, इसमें सेब की संख्या कितना है, 28। देखिए अगर देखें दोस्तों तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 17 28 के बराबर हो जाएगा। तो 1 दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, 1, तो 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 8 16, 2 6 के बराबर यानी 864 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो गुणे क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अच्छा इसका औसत निकालना है तो 2 ही टोकरी है तो 2 से भाग कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो आपको क्या मिल जाएगा, 2160 मिल जाएगा।
मीनू ने एक परीक्षा में 434 अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए 434 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब उसको अगर उत्तीर्ण होना है दोस्तों तो ये 6 अंक और उसको 5 चाहिए था, तो उत्तीर्ण के लिए कितना चाहिए, 440 चाहिए दोस्तों। अब क्या कर रहा है कि उत्तीर्ण जो प्रतिशत है वो 25 है, यानी जो ये उत्तीर्ण प्रतिशत है कितना है, 25% है। तब परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा, तो पूर्णांक कितना, तो पूर्णांक कितना होता है, 100% ही होगा। तो दोस्तों तो 100 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 0 और 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 से 17 है ना दोस्तों। 4 से गुणा कर दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 1760, ठीक है। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया था और मैंने क्या लॉजिक लगाया, मेरा जो लॉजिक है, देखिए दोस्तों मैं इसको हल्का सा जो लॉजिक मैं जो लगाया था इसमें वो क्या था, गलत था। और क्यों गलत था, क्योंकि देखिए हम ये हमने देखा कि इसमें सब साइज मतलब समान है, यहाँ पर हमने देखा ये साइज थोड़ा छोटा हो गया है, तो हमने ये लॉजिक लगाया। लेकिन लॉजिक ये नहीं है दोस्तों, लॉजिक ये है कि देखिए ए भी इसके शीर्ष पे है, ए भी यहाँ पर देखें दोस्तों, और ए शीर्ष पे है, ए शीर्ष पे नहीं है, ए भी शीर्ष पे नहीं है और ए भी शीर्ष नहीं पे है। तो जो ये बनाया गया है ये शीर्ष पे नहीं, शीर्ष पे है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यही क्या होगा, अलग हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, तो प्रकाश वेग और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्रकाश क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग भी बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, जिससे क्या होता है उस प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और यही जो घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, अपवर्तन। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या चीज़ नहीं बदलती है, तो देखिए दोस्तों आवृत्ति जो है ना वो नहीं बदलती है। आवृत्ति हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, चाहे प्रकाश किसी भी माध्यम में जाए, ठीक है। चलिए, एक फ्रिज का क्रय मूल्य 13,400 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत कितना है, 4% है, तब फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों 13,400 में कोई चीज़ खरीद करके इस और उसको आपको बेच रहा है, 4% हान पर बेचना चाहता है, तो इसके लिए आपको जो आपको लगाना होगा ये होगा 13,400 और गुणे कितने पे, 4% हान, तो 96 बटे कितना जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा दोस्तों तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा कि कितना उसको बेचना, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि नीचे दी गई तालिका है और इसमें 2013 से 2017 के दौरान 5 कंपनी द्वारा कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया, पर इसको हम देखते हैं। प्रश्न ये पूछा गया 2014 और 2017 में ए का उत्पादन वर्ष, देखिए 2014 और 2017 में ए कितना उत्पादन किया, तो देखिए अगर देखें 2014 में तो ए की बात करें तो ए 35 बना रहा है ना, फिर देखिए ए 35, 2017 में ए की अगर बात करें तो ए बना रहा है दोस्तों 45, तो 35 और 45, ठीक है दोस्तों, यहाँ ये हो गया। फिर यानी कितना हो गया दोस्तों, तो आप देखें तो ये 80 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 80। अब कह रहे हैं कि उत्पादन वर्ष ए का उत्पादन हो गया, फिर उत्पादन वर्ष 2013 और 2015 में ई का उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। मतलब दोस्तों 2013 और 2015 में ई का अगर उत्पादन देखें तो 2013 में ई का उत्पादन कितना है दोस्तों, 65 है। 2013 में ई का उत्पादन कितना है, 65। फिर 2015 की अगर बात करें तो 15 में ई का उत्पादन जो है 85 है। कितना दोस्तों, 85। तो आपसे ये जोड़ेंगे आप दोस्तों तो कितना मिल जाएगा, 5 5 10 और 8 6 14 1 15, यानी 150 हो गया दोस्तों। कितना हो गया ये, 150, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, 150 हो जाएगा, ठीक है। 85 2013 और 15 बिल्कुल सही है। 65 और 15 क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो पूछा गया ई के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो देखिए दोस्तों ई का उत्पादन कितना है, 150 है। अच्छा, और इसका कितना कम है, इसका है 80 है, तो कितना कम हो गया दोस्तों, 70 हो गया, ठीक है दोस्तों, 70। अब जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा 46
0.66% मिल जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर दोस्तों एक रीजनिंग का क्वेश्चन और है, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखें तो माता पिता के पास अत्यधिक धन है। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक हम नहीं दे सकते। ठीक है, ये थोड़ा मेरा गलती से क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था, नहीं तो ये मैं रॉन्ग नहीं करता। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन देखने में गलत हो गया था मेरा। ठीक है, तो माता पिता के पास अत्यधिक धन है, इसके लिए नहीं, मतलब देखिए ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई गरीब माता पिता है तो वो भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण करे क्योंकि उसके पास धन नहीं है। वो भी चाहता है, एक गरीब से गरीब माता पिता अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन वैसे ही रॉन्ग हो गया। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के माध्यम से शीर्ष पे पहुंचना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सभी माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण करे और अच्छी कामयाबी हासिल करे, है ना। तो ये दूसरा लॉजिक क्या होगा, सही होगा। दो ट्रेन समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए दोस्तों, दोनों का जो स्पीड है वो भी समान है और दोनों की लंबाई क्या है, समान है। मतलब एक ट्रेन और एक ट्रेन, है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत में आ रही हैं। ठीक है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे ना तो 120 इसका दूरी और 120 इसका दूरी, यानी 240 टोटल दूरी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 12 सेकेंड इनको लगा हुआ है, तो 12 सेकेंड यानी आप जब हल करेंगे तो यानी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों की अगर स्पीड की बात करें तो ये जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक की स्पीड की बात करें तो एक का जो स्पीड हो जाएगा वो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों का समान है तो आधा कर देंगे उसको, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर इसको हम किमी प्रति घंटा में बदलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड को, तो 18/5 से आप गुणा करेंगे तो जब काटेंगे तो 18 गुना क्या आ जाएगा, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 36 किमी प्रति घंटा। एक विशिष्ट कूट भाषा में गेन को इतना लिखा जा रहा है, तो सिंपल से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, लॉजिक देखें अगर इसको तो जी से एच तक ए आया, ए से सी तक 2 आया, आई से यल तक 3 आया और यन से आर तक 4 आया, मतलब 1 2 3 4 करके बढ़ा दिया गया है। तो उस लॉजिक जब इस पर आप लगाएंगे तो इसका आंसर आपका एक राइट हो जाएगा, यानी ए वाला जो आंसर होगा पहला ए राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। तो दोस्तों जो रेशम होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ये मजबूत, सबसे मजबूत है। ठीक है, प्राकृतिक फाइबर होता है। ठीक है, रेशम। दोस्तों आपसे पूछता है कि इसमें रेयान कैसी रेशा है, जो रेयान होता है, रेयान किस प्रकार की रेशा है। तो रेयान एक कृत्रिम रेशा है। ठीक है दोस्तों, क्या कृत्रिम रेशा है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो एक कलम को 36.36% की छूट पर बेचा जाता है यदि कलम का अंकित मूल्य 14,300 रुपये हैं तो कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसका इतना परसेंट निकालना है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा दोस्तों। तो अगर आपको इसका इतना परसेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको उसमें से घटा देना होगा, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा, यानी ये आपका 91 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्प में से बेजोड़ संख्या को चुनना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो सबको जोड़ा जाएगा। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को नहीं किया है, लेकिन चूंकि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे इसलिए। देखिए 9 2 11 9 20 हो गया, 8 4 12 8 20 हो गया, 7 6 13 7 20 हो गया, लेकिन 18 1 19 हो रहा है। ठीक है, सॉरी 8 8 16 1 17 हो रहा है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आमतौर पर समाचारों में आने वाला नाविक शब्द क्या है। तो दोस्तों जो नाविक है ना, ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, नाविक जैसे रूस का क्या होता है, ग्लासगो है। ठीक है, रूस का क्या होता है दोस्तों, ग्लासगो। जीपीएस किसका है दोस्तों, जीपीएस, जैसे जीपीएस है वैसे ही भारत का क्या है, नाविक है दोस्तों, है ना। तो जीपीएस किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, हाँ, सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह एक
आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, यह एक नर्स थी, ठीक है। और जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो इन्होंने उन सैनिकों की इलाज किया था, ठीक है। और मतलब लालटेन के मतलब लाइट में उन्होंने इसका क्या किया था, उन लोगों का इलाज किया था, इसलिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, 17 सितंबर 1992 को बृहस्पति था, तो 17 सितंबर 1994 को कितना होगा दोस्तों? जैसे आपको पता है, अगर 1 जनवरी 2020 को दोस्तों, इस 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो अगले 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है, यानी मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 17 सितंबर था, फिर अगले यानी 92 में इतना था, तो 93 में क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और 94 में क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, यानी प्रत्येक वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हीरा है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है दोस्तों, हीरा है, ठीक है। और यह हीरा जो है दोस्तों, कार्बन का क्या है, अपरूपक होता है। आपसे पूछता है कि कार्बन के कौन कौन कार्बन के अपरूपक हैं, तो दोस्तों हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये कार्बन के अपरूपक के रूप में भी आते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूर्ण करेगी, है ना दोस्तों। तो आप देखेंगे तो ये जो ए वाली आकृति है, यही इसको मैच कर रही है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ष 1999 का कैलेंडर निम्न से किस वर्ष के समान है, ठीक है दोस्तों। 99 का कैलेंडर किस वर्ष के क्या है, समान है दोस्तों। इस एक क्या है दोस्तों, तरीका है, एक ट्रिक है आपको। अगर हम बता दें, अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, 1999 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो 4 आपका 4 चौका 16 हो गया, फिर यहाँ पर 4 9 36 हो गया, और फिर आपका 4 9 36 हो गया, है ना। 4 9 36, 4 9 36, मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो शेषफल 3 मिल रहा है, और जब दोस्तों शेषफल 3 मिलता है ना दोस्तों, तो उसमें 11 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1999 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2010। अगर शेषफल 0 आता है दोस्तों, तो आप 28 जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और शेषफल देखिए, शेषफल अगर 2 और 3 दोनों आए तो आप उसमें 11 जोड़ेंगे, अगर 0 आए तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में एक गलत पद याद कीजिए, है ना। तो गलत पद क्या है, इसको आप देख लीजिए। तो सिंपल सी लॉजिक है, देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, एच से बी तक जाने में 6 घट गया, है ना। और फिर बी से जी तक जाने में 5 जुट गया, है ना। फिर जी से डी तक आने में 4 घट गया, मतलब 4 घटना चाहिए, सॉरी 4 जुटा है, 4 घटना चाहिए, 4 घटा नहीं, कितना घटा, 3 घट गया। तो इसलिए डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इस श्रृंखला में क्या है दोस्तों, गलत है, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस फिगर में लिखित आकृति प्रश्न आकृति के सबसे समान दिखती है, मतलब कौन सबसे समान दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, एक गोला यहाँ है, और ये गोला एरो के पास है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें गोला है नहीं, तो यही सबसे अच्छा दिख रहेगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। एक दोस्तों कान्हा की और किसली दोनों राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। काजीरंगा आपको पता है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये असम में है। असम में दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और असम में भी डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। और ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये गुजरात में है, किस में है, गुजरात में। और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, केरल में है, ठीक है दोस्तों। इस सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। जीभ का कौन सा भाग कड़वे स्वाद के लिए जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जीभ का जो पिछला भाग होता है वो कड़वे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, और जो जीभ का आगे का भाग होता है वो मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और जो जीभ का पार्श्व वाला भाग होता है, ठीक है, पार्श्व वाला, ये खट्टे स्वाद के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है,
ठीक है। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो आपको पता है दोस्तों, जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। ठीक है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। बाबर का मकबरा दोस्तों सासाराम, ठीक है, बिहार में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी याद रखने चाहिए। ठीक है। अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदराबाद में है ना। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है। तो बिजली का जो सेल है, मतलब जो विद्युत सेल है दोस्तों, ठीक है, वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी जो विद्युत सेल में ऊर्जा होती है दोस्तों, वह रासायनिक ऊर्जा होती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 363 में से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी? 6 से। हाँ दोस्तों, 6 से पूर्ण रूप मतलब पूर्व से विभाजित होगी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। 6 से विभाजित होने के लिए आप क्या इसमें जोड़ेंगे? ठीक है। तो आप एक काम करें, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। जब 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, जैसे 36 3 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 का 36 तो ये हो गया, ये तो कट गया। यहाँ क्या बच गया? 3। अब दोस्तों यहाँ पर अगर 3 और होता तो अगर 6 होता, समझिए बात को, तो ये 6 से डिवाइड हो जाता, यानी 3 जो होगा यही आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर देखें तो कोई स्पेगेटी नूडल्स नहीं है। ठीक है। कोई स्पेगेटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्पेगेटी जो है वो नूडल्स नहीं है, या नहीं है। कुछ फूड स्पेगेटी हैं तो कुछ फूड जो हैं स्पेगेटी हैं। सभी नूडल्स फूड हैं, नहीं कह सकते दोस्तों। सभी नूडल्स फूड नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो फूड हैं दोस्तों, ये वाला जो फूड है, ये चूँकि नूडल्स नहीं हो सकता। ठीक है। सभी फूड नूडल्स हो सकते हैं। हाँ, सभी फूड भी नूडल्स नहीं हो सकते। ठीक है। सभी नूडल्स फूड भी नहीं हो सकते और सभी फूड नूडल्स भी नहीं हो सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा दर्पण सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों। तो आपको हमने बताया था जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ये सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों गाड़ियों के जो बगल के शीशे होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? तो आपको पता है दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए हमारे अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है दोस्तों। और यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं, ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखें दोस्तों तो फिर वही रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ मैल काला है। जो कुछ मैल है दोस्तों वो क्या है? मैल काले हैं। ठीक है। फिर कह रहा है सभी काला सोना है। अब जितने भी काले हैं दोस्तों सोना है, तो देख रहे हैं कुछ मैल सोना है, बिल्कुल सही दोस्तों। सभी सोना मैल हैं? हाँ, सभी सोना मैल तो नहीं हो सकते, यानी निष्कर्ष एक सिर्फ सही होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों तो ABCD और E प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सी प्राकृतिक संख्याएं ABCDE विषम संख्याएं हैं? कौन सी प्राकृतिक संख्याएं ABCDE विषम संख्याएं हैं? अच्छा देखिए, यहाँ पर दिया गया दोस्तों ABCDE प्राकृतिक संख्या है, B अभाज्य है ना दोस्तों। तो विषम संख्या के बारे में हमको कोई जिक्र नहीं दिया गया है कि कैसे हम पता कर पाएंगे कौन विषम है और कौन सम है। तो इसमें कोई भी जो भी हमको कथन 1 और 2 दिया गया है, इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि कौन विषम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स उठाता है। उनके द्वारा किया गया कार्य, तो दोस्तों कार्य बल क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है। यानी एक वस्तु था, ठीक है, कोई लड़का इस पे बल लगाकर इसको उठा दिया, और कितना? 2 मीटर, यानी यहाँ से 2 मीटर इसको उठाया,
और कितना बल लगा है 120 का, तो इसका कार्य कितना हो गया, तो कार्य क्या होता है बल गुणे विस्थापन यानी 240। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें दोस्तों, तो यन का जो होगा दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक क्या है, तो सिंपल से लॉजिक दिख रहा है यहाँ पर 14×5 = 19, 16×5 = 21, 17×5 = 22 यानी 5 प्लस हो रहा है। तो इस तरह से जब आप इस लॉजिक को लगाएंगे तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए, इसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो खान अब्दुल गफ्फार हैं, ठीक है दोस्तों, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को आपको पता है कि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछा था क्वेश्चन दोस्तों कि आवर्त सारणी में किस समूह में नोबल गैसों को रखा गया है, तो नोबल गैस जो होती हैं दोस्तों, ये आवर्त समूह 18 में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो मैथ से क्वेश्चन है, ए बी सी और डी एक टंकी से जुड़े हुए हैं, बी और डी दो अलग अलग नल टंकी हैं जो 5 और 10 घंटे में भरते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों बी 5 घंटे में और डी 10 घंटे में भरता है। ठीक है, ए और सी टंकी को ए 4 घंटे और 2 घंटे में खाली करते हैं। अब देखिए, ए खाली कर रहा है और सी भी खाली कर रहा है। ये 4 घंटे में खाली कर रहा है और 2 घंटे में खाली कर रहा है। टंकी को खाली करने के लिए कुल कितना समय लगेगा जबकि सभी पाइप खुले हो तथा टंकी भरा हो। अच्छा देखिए, टंकी भर गया है और सभी पाइप क्या हो गए हैं, खोल दिए जाए, तो कितना समय में टंकी खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टंकी की क्षमता क्या होगी। तो टंकी की क्षमता क्या होगी दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 20 इन सबका क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी ये बी जो है 5 भर रहा है। ठीक है दोस्तों, बी कितना भरेगा, बी भरेगा आपको 4 भरेगा, 5 चौका 20। ए डी कितना भरेगा, डी 2 भरेगा। ओके, अच्छा ए कितना भरेगा दोस्तों, तो ए भरेगा 5 घटाएगा, है ना दोस्तों, 5 क्या करेगा, घटाएगा। सी कितना घटाएगा, तो सी 10 घटाएगा। मतलब दोस्तों 4 दूनी 6 यानी 6 मतलब 6 क्या हो रहा है, भरा जा रहा है, जबकि 15 क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है 1 घंटे में। मतलब 1 घंटे में 9 लीटर पानी मतलब 9 लीटर ही समझ लीजिए, 9 लीटर पानी क्या हो गया, खाली हो गया। तो आपके पास कितने लीटर पानी है, 20 लीटर पानी है। जब 20 लीटर पानी है दोस्तों और 9 लीटर क्या कर 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, 9 लीटर, तो 20 लीटर पानी कितने घंटे में खाली हो जाएंगे, 20/9 घंटे में खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, अप्रैल 2020 में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। निकाय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका याद रखिएगा, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है गांधीनगर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, 11, 13, 16, 18, 21। लॉजिक क्या चल रहा है, 2 + 3 + 2 + 3 +। ठीक है दोस्तों, 11 2 13, फिर 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 2 23। यहाँ पर देखें तो a - b का करीम 2 है, a + b क्या है दोस्तों, करीम 3 है। तो आपसे को निकालना है कि 4ab और इंटू a² b²। दोस्तों एक क्या है ना, यहाँ पर एक फार्मूला है दोस्तों, आप उसका यूज करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फार्मूला क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप a² b² का मान निकाल लीजिए। तो जब आप a² b² का दोस्तों मान निकालेंगे, देखिए a² + b² का मान निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों -2ab। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या निकल जाएगा, a²
नहीं दोस्तों, यहाँ से तो आप इसका मान नहीं निकल पाएंगे। कई तरह से आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, थोड़ा लंबा होगा। आप इन दोनों चाहे तो दोनों को सॉल्व करके ए और बी का मान निकालिए, फिर इसमें इन मान को रखिए, ये भी आपका एक तरीका है। फिर आपको फार्मूले के इस्तेमाल करके आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम इसको आराम से आपको बता देंगे। सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो जो मरकरी का अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो लेड का अयस्क होता है क्या होता है? गैलेना होता है। क्या होता है? गैलेना। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ये जो सवाल है 4x है ना दोस्तों, 4x। इस 4x की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x है ना, 2 पे पावर कितना? 2x, 4x को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करें दोस्तों तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर, ठीक है, 2 पे पावर दोस्तों 10, और इस पूरे पे पावर, एक कड़ी का मतलब होता है 1/7 है ना, 2 पे पावर 10, फिर इस पे पावर कितना दोस्तों? 1/7। अब देखिए दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 2x, और फिर इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 10 बटे कितना? 7। अब जो घात का जब कंपेयर करेंगे तो 2x बराबर क्या निकल जाएगा? 10/7। 2 से काटेंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा? 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/7। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो ओपेक जो है दोस्तों ये पेट्रोलियम जो उत्पादन निर्यातक क्या है देश हैं, इनका एक संगठन है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो बगदाद में है। इसमें जो है दोस्तों रूस जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन नहीं शामिल है? रूस इसमें सॉरी नाइजीरिया इसमें शामिल नहीं है। रूस नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें नाइजीरिया क्या है? शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो एक नाइजीरिया जो है ना उसको हम बोलते हैं पाम ऑयल कंट्री। इसको याद रखिएगा, नाइजीरिया को हम क्या कहते हैं? पाम ऑयल कंट्री। नाइजीरिया में एक रिवर है जिसको नाइजर रिवर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाम ऑयल रिवर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? पाम ऑयल रिवर। ठीक है, यहाँ पर है डीजी बॉक्स भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज है, प्लेटफॉर्म है। यह किस इकाई द्वारा लॉन्च किया जाता है? नीति आयोग द्वारा दोस्तों। कौन सा? नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? योजना आयोग हो गया था। 2015 में इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? नीति आयोग पड़ गया। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष जो हैं दोस्तों इस समय राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। किस संगठनों ने अनुकूल अंतर प्रतिवेदन 2020 का 5वां संस्करण जारी किया? प्रतिवेदन 2020 का 5वां संस्करण जारी किया दोस्तों। एक ही बार किस संगठनों ने अनुकूल अंतर प्रतिवेदन 2020 का 5वां संस्करण जारी किया? इसी को दोबारा यहाँ लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, इस देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना है दोस्तों यह लगभग, इसमें नहीं लिखा है दोस्तों, याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसकी मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो केन्या में है। केन्या नैरोबी में इसकी क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, तो इसकी कब यह इसकी स्थापना हुई थी इसको आप देख लीजिएगा। पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? तो 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों 25 जनवरी को ही पहली बार चुनाव हुआ था। ठीक है, IPL 2020 का ऑरेंज कप किसी ने, तो आपको पता है दोस्तों KL राहुल ने IPL 2020 का ऑरेंज कप जीता था। मार्च 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटद्वार दिल्ली जंक्शन कोटद्वार सिद्ध बली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को किसने रवाना किया? तो पीयूष गोयल जी ने, क्योंकि ये पीयूष गोयल क्या हमारे रेल मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, जो निर्मला सीतारमण है वो कौन सी हैं? ये वित्त मंत्री हैं हमारी। ठीक है, चलिए, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने हिमालयन गुलाबी
नमक को भौगोलिक संकेतन के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया? तो पाकिस्तान ने। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो बजरंग पूनिया को इसमें नहीं शामिल किया गया, चुना गया था। सॉरी क्या बोला गया है? राजीव पुरस्कार सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, 2019 में बजरंग पूनिया था। 2020 में जो थे दोस्तों, रोहित शर्मा भी थे, मनिका बत्रा थी, विनेश फोगाट थे, मारिया एक थांगा वैलू कोई करके थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे थे जिनको चुना गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना जो टेस्ट सीरीज, हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्दी में बताना होता है दोस्तों, इसलिए 100 क्वेश्चन का भी 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना होता है, तो टाइम भी नहीं है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई त्रुटि है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, कुछ सुधार करने की अगर ज़रूरत हो तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपने अगर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।